बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने स्टार्ट करना है जी चैप्टर नंबर 9 और छोटा सा चैप्टर है, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है आज कवर हो जाएगा ये। फिर हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर बच जाएगा, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10। अच्छा, एक खबर अच्छी आपके लिए ये है, वो एक 2-3 रोज़ से आप मेरे से डिस्कस करना चाह रहे थे कि पेपर की सिलेक्शन का जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे थे, मैंने रेलिवेंट ऑफिस से पता किया है, आप भी कोई भी पेपर रख सकते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप ए के रिमेनिंग 3 पेपर रखना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, आप ग्रुप बी में से सी लॉ रख सकते हैं। ठीक है ना, और ये अप्लाई आपके ऊपर रूल, वो जो एग्जाम्शन है वो आपको भी हासिल है। ठीक है, और उसका कुछ बच्चे मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि हम अगर यहाँ कॉस्ट रखेंगे तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो कॉस्ट हम अगली दफ़ा ले जाएं, सी लॉ यहाँ रख लें। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, आप सी लॉ रख सकते हैं। ठीक हो गई बात जी। तो जिन बच्चों ने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया हुआ था वो ये काम पूरा हो गया। अच्छा जी, नाउ जी 3 पेपर लाजमी हैं। 3 पेपर लाजमी हैं, 3 पेपर लाजमी हैं और ग्रुप की रिस्ट्रिक्शन लाजमी नहीं है। अच्छा जी, हम वापस आ गए चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर 9 हमें बता रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना। हम कह रहे हैं जो इफ अ पार्टी रिफ्यूजेस और फेल टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? इफ अ पार्टी रिफ्यूजेस और फेल टू परफॉर्म द परफॉर्मेंस, अपने पार्ट का काम ना कर सके, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। हाँ, कहते जी ब्रीच भी 2 तरह का है, वन इज एक्चुअल ब्रीच एंड अदर इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का तो क्या मतलब है? पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस और फेल टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है ना, जो टाइम तय हुआ था उस टाइम तक अगर पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, या रिफ्यूज कर दिया, या फेल टू परफॉर्म हो गया, दोनों सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या हो गया है? ब्रीच हो चुका हुआ है। और एंटीसिपेटरी का क्या मतलब है? व्हेन बिफोर परफॉर्मेंस इज ड्यू द पार्टी एक्ट इन सच अ वे दैट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी परफॉर्म्ड। क्या मतलब? हालात नजर आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ने परफॉर्म नहीं होना, सर्कमस्टांसिस एविडेंस दे रहे हैं कि जितना टाइम रह गया है, जितना काम रह गया है, उसके दरमियान में ये काम मुकम्मल नहीं होगा, या पार्टी का बिहेवियर ऐसा है, अब वो आपकी कॉल्स नहीं सुन रहा, अब आपके साथ राब्ते में नहीं है, कोई भी वट एवर सर्कमस्टांसिस आपको ये बता रहे हैं कि ये काम नहीं होना, तो दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच। Breach of contract occur when a party either refuses or fail to perform his part of the contract other than when such performance is excused under law। अगर तो लॉ की वजह से ऐसा हो गया तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। हमने पढ़ा ना, अगर लॉ मतलब जैसे कोविड की वजह से जी पाबंदी लग गई कि आप इंडोर फंक्शन नहीं कर सकते, तो नजर तो आ रहा है, यहां ऐसे लगेगा कि जैसे लग रहा है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट, या बंदे ने फोन करके आपको बता दिया कि भाई गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, इस वजह से अब हम ये आपका फंक्शन नहीं कर सकेंगे, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इसको तो हम पिछले एरियाज में पढ़ कर आए हैं। ये तो क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ है। डिस्चार्ज में हम पढ़ कर आए थे कि अगर इस तरह के कोई सर्कमस्टांसिस हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। देयर आर वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू एन एग्रीड पार्टी of which damages are more frequently sought remedies for the breach of contract। वो कह रहा है जब ब्रीच हो गया तो जो एग्रीड पार्टी है जिसका नुकसान हुआ, तो उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि वो रेमेडीज ब्रीच के अगेंस्ट अपनी क्या डैमेजेस क्लेम कर ले, यानी जो उसको लॉस हुआ है वो उसको कवर कर ले। तो सबसे पहले हमें समझ आया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या हैं। ठीक है ना, ये 2 बातें हमें क्लियर हो गई हैं, कहीं जरूरत पड़ेगी तो ये हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। नाउ डैमेजेस, सेक्शन 73 इसको डील करता है। डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपनसेशन अलाउड फॉर लॉस सफर्ड। नंबर 1, मॉनेटरी कंपनसेशन। एक बात,
allowed for loss suffered बात समझ आ रही है? बाय अग्रीड पार्टी ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1, हम ब्रीच में लॉ कहता है कि डैमेजेस वहीं क्लेम किए जा सकते हैं जहां आपको जो प्रॉब्लम हुई है ब्रीच की वजह से उसको मॉनिटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब एक बंदा है, वो कहता है जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं इसने किया, वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट को तो छोड़ो यार, मेरा दिल टूट गया। तो लॉ कहता है यार अब दिल के तोड़ने का मेरे पास कोई हल नहीं है, ठीक है ना। हम तो आपको मॉनिटरी टर्म्स की कंपनसेशन दिलवा सकते हैं, ठीक है ना। कोई इमोशनल अगर आपको कोई वो हुआ है, लॉस हुआ है आपका, तो वो तो मॉनिटरी उससे कंपनसेट नहीं हो सकता। तो डैमेजेस आर ऑलवेज फॉर लॉस सफर्ड। मॉनिटरी टर्म में जिसको मेजर कर सकेंगे वहां आपको मिलेगा, पहली बात। नंबर 2, द ऑब्जेक्ट ऑफ अवार्डिंग डैमेजेस इज नॉट टू पनिश द पार्टी एट फॉल्ट। जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट देना लॉ का पर्पस नहीं है, बल्कि बट टू कंपनसेट द एग्रीड पार्टी एज फॉर एज मनी कैन डू सो। ये क्रिमिनल एक्ट की तो बात नहीं हो रही है, इसीलिए शुरू में हमने पढ़ा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉ, क्रिमिनल एंड सिविल। सिविल लॉज में हम आपको कंपनसेट करवा रहे हैं, उसको पेनल्टी नहीं लगा रहे, ठीक है ना। वहां पढ़ा था आपने सिविल लॉ और उसके अंदर ये बात कि क्रिमिनल लॉज के अंदर हम क्या करते हैं, पनिश करते हैं कि आप ये काम आपने किया क्यों है, अगले का नुकसान हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, ये काम ही अलाउ नहीं था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ अवार्डिंग डैमेजेस इज नॉट टू पनिश द पार्टी एट फॉल्ट। जिसने ब्रीच किया है उसको पनिश करना मकसद नहीं, इसे सजा मिलनी चाहिए, कोई सजा नहीं है इस बात की। हाँ, आपका कोई नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाना चाहिए। सिविल लॉज में हमारा मौकफ यही है, लॉ का मौकफ यही है कि इस बंदे को सजा देना मकसद नहीं है, बल्कि अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो आपको डैमेजेस मिल जाए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, कहते कोई बात नहीं, जब नुकसान ही नहीं हुआ तो हमारे पास क्या लेने आ गए। वो कहते नहीं नहीं लेकिन इसने तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। वो कहते कोई बात नहीं, आपका नुकसान नहीं हुआ, ये कोई केस नहीं बनता। आपका नुकसान हुआ है, अब बताइए, हम आपका लॉस रिकवर करवाते हैं। तो थीम समझ आना चाहिए सबसे पहले कि हम किस चीज को लॉ एड्रेस कर रहे हैं। लॉ उसको एनफोर्स करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है, लॉ आपके लॉस को रिकवर करवाने में इंटरेस्टेड है। क्लियर होगी बात जी? ऊपर क्या लिखा हुआ था? ठीक है कि पैसों के लॉस का जिक्र हो रहा है, मॉनेटरी कंपनसेशन हो रही है, और नीचे बात हो रही है कि पनिश करना मकसद नहीं है बल्कि आपका डैमेज रिकवर करना। सेक्शन 73 हमें बता रहा है जनाब कि 3-4 तरह के डैमेजेस हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेज एंड अदर इज कॉल्ड, एंड नेक्स्ट इज डैमेज इन quasi contract for inconvenience rescind द कॉन्ट्रैक्ट। कितनी बातें हो गई? 6 बातें। लॉ आपके साथ इन 6 बातों पर गुफ्तगू करना चाह रहा है। सबसे पहले लॉ कह रहा है कि जी ऑर्डिनरी डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस आर दोज विच अराइज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग फॉर द ब्रीच इटसेल्फ। कि अगर आपने ब्रीच किया तो जो नॉर्मली सर्कमस्टांसिस हैं, जो नॉर्मली आपको लॉस होगा, उसको हम कह रहे हैं दीज डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। नंबर 1, एग्रीड पार्टी मस्ट सफर बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कोई ब्रीच की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो आप कोई डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। द डैमेज मस्ट बी अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस ब्रीच की वजह से कॉन्ट्रैक्ट आपको लॉस पहुंचाओ, लॉस किसी और वजह से पहुंचा है, आप ब्रीच के खाते में डाल रहे हैं, नहीं नहीं ये जरूरी नहीं है। The general rule for measuring damages, the difference between the contract price and market price at the date of breach. आपने एक परचेज कोई चीज करनी थी,
जिसकी मार्केट वैल्यू या आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो थी वो 5 लाख रुपया थी। जिस तारीख को आपको ये मिलनी थी उस दिन आप गए, मसलन आपको डिलीवरी डेट थी 15 फरवरी 2022, तो पता चला आपको ये चीज़ नहीं मिली उस दिन। अच्छा, सिमिलर चीज़, यही चीज़ मार्केट में उस दिन भी 5 लाख रुपए की अवेलेबल है, और ये चीज़ कोई अलग से नहीं है, रेडीली अवेलेबल है, आप जाइए ले लीजिए। आपने नहीं ली, आप गए चले गए केस करने, तो लॉ कह रहे नहीं, आप मिल रही है आप ले लें, वही प्राइस है, कोई डिफरेंस भी नहीं है, तो भाई हमारे पास क्यों आ रहे हैं। फर्ज करें आपने बुक करवाई थी 1 महीना पहले, आज अगर इसे रेडी लें तो फिर ये 6 लाख की मिलती है। लॉ कहता है ओके, 1 लाख का आपका नुकसान हो रहा है, ये हम आपका रिकवर करवा देते हैं, यू मस्ट सफर। लेकिन पहले वाले केस में तो आपने कुछ सफर नहीं किया। द एग्रीड पार्टी मस्ट सफर बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 1। नंबर 2, द डैमेज मस्ट बी डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रीच, फिर आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज हर हालत में आप हर केस में डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। कितने डैमेजेस मिलेंगे? जो मार्केट प्राइस है और जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, नॉर्मली इसका डिफरेंस क्या होगा? डैमेजेस होगा। आपका यही लॉस हो रहा है, ये बात क्लियर हो गई? स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस का क्या मतलब है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए किसी शख्स को, जो कि अच्छा पिछले वाले से जरा लिंक करते हैं, एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस, यानी आपने बताया कि ये काम आपके कॉन्ट्रैक्ट ना पूरा करने की वजह से हुआ है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर इसको वापस आके रीड करते हैं। मिस्टर आजम जो कि बिल्डर है, इसको बाबर जो कि ऑनर है, इसने घर कंस्ट्रक्ट करने का ठेका दे दिया। ठीक है, ये बिल्डर है, ये ऑनर है, इनका आपस में क्या तय हुआ है कि ये घर कंस्ट्रक्ट करेगा और कोई एक डेट वगैरह तय हो गई कि यहां तक इसको अवेलेबल पूरा करेगा। बाबर ने आगे एक कासिम से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रेंट आउट करने का घर को। ठीक है कि जनाब 31 दिसंबर 2022 तक घर तैयार हो जाएगा, 1 जनवरी से आप किराए पर ले लें, ये किराया है, ये सारा कुछ है। अब जरा लॉ की नफासत को, लॉ की बारीकी को समझना है आपने। लॉ कह रहा है अगर तो जब आजम को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था, इसको ये बताया जाता कि भाई आपने हमारा हाउस फलां डेट तक मुकम्मल करना है, और हमने इसकी कंप्लीशन की डेट को बुनियाद बनाकर हमने कासिम के साथ टेनेंसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और ये रेंट वो हमें पर मंथ 1 लाख रुपया घर का देगा। कब बताया जाए? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ कह रहा है अगर ये घर उस टाइम मुकम्मल नहीं हुआ और आपको इस रेंट का लॉस होना शुरू हो गया, तो यू कैन रिकवर इट, यू कैन रिकवर इट। लेकिन कंडीशन क्या है? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताएं। घर कंप्लीशन के पास आ रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था जब नहीं बताया गया। अब उसे हम कह रहे हैं कि यार आजम साहब घर जल्दी मुकम्मल कर दें, हमने 1 जनवरी से इसको किराए पे दे दिया है, हमने लाख रुपया किराया आना है, अब ये जिम्मेदार नहीं है। एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ये बात बताते, तो फिर लॉ कह रहा है कि ये अमाउंट भी रिकवर हो सकती है एज अ स्पेशल डैमेजेस, एज अ स्पेशल डैमेजेस। नाउ अब सिनेरियो क्या है? आजम बिल्ड द हाउस सो बैडली दैट बिफोर ड्यू डेट इट फॉल्स डाउन, कोलैप्स कर गया घर। Azam must make compensation to Babar if he know the contract between Babar and Qasim at the time of contract. अब क्या क्या चीजें पे करेगा ये? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, एक तो ये पैसे देगा कॉस्ट, फॉर द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग यानी जितनी कॉस्ट है ये रिकवर करेगा, और जो रेंट का लॉस है वो भी रिकवर करेगा। ठीक होगी ना बात?
बात क्लियर हो गई? अब ये बात लॉ आपको कैसे समझाना चाह रहा है? लॉ कह रहा है स्पेशल डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड फॉर द लॉस विच द पार्टीज नो अबाउट एट द टाइम दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट एज लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम सच ब्रीच ऑफ। यानी अब लॉस भी अगर ब्रीच हुआ, उसने घर नहीं बनाया तो ऑब्वियसली रेंट का लॉस होना शुरू हो गया ना। इसका मतलब है लॉ सिर्फ एक बात कहना चाह रहा है कि अगर आप ये बात कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर बता दें तो फिर ये वाली बात भी आप रिकवरी में डलवा सकते हैं। वरना अगर घर गिर गया था तो मटेरियल, घर के बनाने का मटेरियल तो उसने देना ही देना था ना, रेंट उसने देना था कि नहीं देना था वो इस पर डिपेंड करेगा, इस सिनेरियो पर डिपेंड करेगा। स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस आर ड्यू टू स्पेशल लॉसेस विच आर इन रीजनेबल contemplation of the parties at the time of formation of contract. Subsequent knowledge of special circumstances will not create any special liability on the guilty party. क्या बात, वो जो मैंने कहा कि बाद में हमने कहा यार जल्दी कर दो भाई काम, हमने तो घर किराए पर दे दिया है, अब बाद वाली बात नहीं है, एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जी अच्छा, इसकी बात आगे चलाते हैं बाद में, ठीक है? ये अभी इससे अगले सेक्शन में इस टॉपिक के ऊपर बात होगी, ठीक है? अभी नहीं हो रही है। अभी सिर्फ बाबर की बात हो रही है कि बाबर को 1 लाख रुपया मिलेगा। जो तारीख कंप्लीशन की दी जा रही है जी, वो पे किया जाएगा अगर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप उसको। अच्छा, इस सारी बात का मफहूम एक और भी तो है इसका, वेरी गुड, टाइम आपने एसेंस बना लिया है फिर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना? अच्छा देखिए, इसी का केस स्टडी दूसरा बनाया हमने, सेम सारे सर्कमस्टांसेस, लेकिन अब क्या कहा, आजम मस्ट मेक कंपनसेशन टू इफ ही डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बाबर एंड कासिम। तो फिर क्या पे करना है इसने, फॉर द कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त डिस्क्लोज नहीं किया गया, इसका मतलब है जब कोई केस स्टडी आएगा तो इसी किस्म की बातें हो रही होंगी ना। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये असल में आपकी केस स्टडी की स्किल्स को बिल्ड करने के लिए हमने ऐसे किया हुआ है, ताकि आपको सिनेरियो के अंदर बैठकर थोड़ी बातें समझ आए कि अच्छा ये हो रहा था तो ऐसे हो गया, ये हो रहा था तो ऐसे हो गया, ताकि आप केस स्टडी में थोड़े से ओपन माइंड के साथ चीज़ों को लिख सकें। अच्छा, यहाँ सारी बातें आपको समझ आ रही होती हैं, लेकिन जब थोड़ा सा हम इसी बात को ऐसे लिखते हैं तो फिर आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अब पढ़िए जी इसको जरा। जी बात समझ आई है? वही सारा कुछ ज़ाहिर अंग्रेजी में लिखा हुआ अब यहाँ पर, तो हमारे पास एग्जाम में इस शक्ल में ज़ाहिर चीज़ पहुँचती है। अब अगर हम उसे बेटर रीडिंग कर लें और अपने जहन में स्केच को कन्वर्ट कर चुके हों इस तरह से, तो फिर हमें आसान हो जाता है। बच्चा क्या करता है, सवाल पढ़ते ही ना पैनिक होना शुरू हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन को स्टोरी की तरह लेंगे कि यार ये कहानी आ रही है, एक स्टोरी आ रही है, देखता हूँ इसमें अब मुझे क्या करना है, तो फिर आपकी ग्रिप बेटर होगी, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर चल सकेंगे। पढ़िए जी।
जी क्लियर है बात? क्लियर है? चलें आगे। ओके जी, ठीक है, ये भी आप पढ़ लेंगे, आगे चलते हैं जी। अब वो आपके वाली बात है, रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस। अच्छा जी, इसको पढ़ने से पहले कामरान जो कि एक शिप ऑनर है, ठीक है, एक इमरान पैसेंजर जिसने सिडनी जाना था, इसने शिप ऑनर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जी शिप चलेगी कब? 1 जनवरी 2022 को। एंड इमरान डिटेन्ड इन कराची फॉर 7 डेज। और हुआ क्या कि 1 जनवरी को फरवरी को जनवरी को शिप नहीं जा सका और कामरान को 7 दिन के लिए कराची में ही रुकना पड़ गया। एंड इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 75,000 बिफोर प्रोसीडिंग टू डेस्टिनेशन इन अनदर वेसल एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रीच। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि शिप जो है 1 जनवरी को चली जाएगी, लेकिन शिप किसी वजह से 1 जनवरी को नहीं जा सकी। इमरान को वहां 7 दिन रुकना पड़ा क्योंकि 7 डेज के बाद नेक्स्ट कोई वेसल जा रही थी, शिप जा रही थी। ये लॉस क्यों हुआ है? एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रीच। ठीक है ना? ओके। इमरान कुड अर्न 5,50,000 इन 7 डेज इन सिडनी। वो कहते हैं यार मैं अगर सिडनी 7 दिन पहले पहुंचता ना तो 5.5 लाख रुपया मैंने वहां भी कमा लेना था। ठीक है, अब कितने पैसे रिकवर करें जी? 6,25,000। ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है कि नहीं है? नहीं ठीक है। 75,000। ये तो बड़े रिमोट एक्सपेंसिव हैं, इसका कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? पता नहीं कब हो, पता नहीं वहां जाके इसने अंग्रेजों के कुत्ते नहीं लाने अभी, और ये कह रहा है मैंने 5.5 लाख कमा लेना था। इसका लॉ यहाँ ये कह रहा है कि जो रिमोट लॉसेस है ना वो नहीं, एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस जो लॉस अराइज हो रहा है ना, damages which are as a direct consequence of breach they are recoverable। वो तो ऐसे तो रिमोट तो हम पता नहीं दुनिया सारे 7 दिन के अंदर अंदर सारी दुनिया पता कर लेनी थी फिर तो। इसमें बात समझ आ रही है ना? ये वही वाली बात है कि अगर उसने भी उससे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ तो वो भी इसमें ही फॉल करेगा। वो जो भी आप पूछ रहे थे कि डायरेक्ट कंसिक्वेंस से जो लॉस हुआ है वो रिकवरेबल है, बाकी के लॉसेस रिकवरेबल नहीं है। हाँ, बाकी के रिकवरेबल हो सकते हैं अगर आप इसको स्पेशल डैमेजेस वाले एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप ये बताएं कि जनाब हम तो ऐसे चलेंगे, फिर ठीक है, अदरवाइज बाकी नहीं। ये बात समझ आ रही है? जरा इसको पढ़िए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, इसको आप 1,000 मजदूरी दे दो। हाँ बस इसको पैसे दे दो, उसे कहना खुद ही बात कर लेंगे। हाँ हाँ जी। नो कंपनसेशन शैल बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस। रिमोट एंड इनडायरेक्ट। जी मैं सिडनी पहुंच जाता तो वहां जाकर मैंने दुनिया फतह कर लेती, इनडायरेक्ट हो गई। डायरेक्ट कंसिक्वेंस ये है आपको कराची में 7 दिन रुकना पड़ गया, यहाँ होटल लेना पड़ गया, यहाँ पैसे खर्च हो गए, डायरेक्ट कंसिक्वेंस। सिडनी जाके क्या होना था? ये सब कुछ कहां फॉल कर गया? रिमोट एंड इनडायरेक्ट में। नो कंपनसेशन शैल बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ ब्रीच। हाँ, अगर आप ये सब कुछ करना चाहते थे तो आप इसे स्पेशल डैमेजेस वाली कैटेगरी में लाते हो। उसे कहते भाई आप जा रहा है, अगर मैं ना पहुंचा तो मैंने तो 7 दिन में इतने पैसे कमा लेने हैं। फिर वो लीगली बाउंड हो गया था बिकॉज आपने क्या कर दिया, उसे स्पेशल डैमेजेस में कन्वर्ट कर लिया।
अगर स्पेशल में कन्वर्ट नहीं किया तो फिर लॉ कहता है कि नहीं नहीं, फिर डायरेक्ट कंसिक्वेंस वाली कंपनसेशन मिलेगी, इनडायरेक्ट वाली नहीं मिलेगी. There may be laws which clearly result from the defendant breach of contract but are considered too remote from the breach for. ठीक है की बात, वो कहता है कि ये नहीं, ऐसे तो आप कितनी चीज़ों को लिंक करेंगे, फिर तो बहुत रिलेशन बन जाएगा. जिस कंपनी में जॉब करनी थी उस कंपनी को भी 2 करोड़ का लॉस हो गया पहुंच के, क्योंकि वो बंदा नहीं पहुंचा उनका. फिर वो कहते हैं जनाब वो जिस कंपनी को हमने आगे माल देना था उन्हें भी 3 करोड़ का लॉस हो गया, फिर तो सारी दुनिया यहीं खत्म हो जानी थी. ठीक है ना. इसलिए लॉ कह रहा है कि जो डायरेक्ट कंसिक्वेंस वाले लॉस हैं वो हम रिकवर करवा देंगे, बस ब्रीच यहां खत्म हो जाएगी. इनडायरेक्ट को अगर आपके पास ऑप्शन क्या है, स्पेशल. अब सिनेरियो में एग्जामिनर क्या करता है आपके साथ, फर्ज किया यही सिनेरियो उसने बनाया सारा, अब देखना है वो पूछ क्या रहा है. पढ़ें पढ़ें. क्या क्या सिनेरियो बनाया जी उसने. एक तो उसने एडवांस पैसे दे दिए थे, और क्या हुआ जी 75,000 का जिक्र आया. एक तो 75,000 रिकवर करने पड़ेंगे, दूसरा वो जो उसने पैसे दिए हुए थे वो वापस मिलेंगे. लॉ जब पैसे वापस दिलवाता है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी कहता है कि यार अब आपने इसका पैसा इस्तेमाल किया है, इसका इंटरेस्ट पे कर दें. ठीक है, तो वो यही बात लिखी हुई है. बी कुड नॉट रिकवर 5,50,000 फ्रॉम ए. अच्छा, पहले इससे ए इज लाइबल टू रिकवर टू पे टू बी हिज डिपॉजिट विद इंटरेस्ट. ठीक है ना, जाहिर आपका पैसा, वरना आपका पैसा मैं 2 साल इस्तेमाल करके एंड में कौन लेना, आप ये ले लो पैसा. तो जो मैंने 2 साल पैसा यूज किया है तो ऑब्वियसली उसको कंपनसेट करने के लिए विद इंटरेस्ट की बात आ गई. अच्छा, अगर यही ये बात लिख देता लॉ, मतलब एग्जामिनर बात है, हाउ मिस्टर बी कुड रिकवर 5,50,000 फ्रॉम मिस्टर ए. अब आपने जरा क्रिएटिव बात करनी है. अब आपने करना है कि अगर वो इसको स्पेशल डैमेजेस बनाता एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट तो फिर ठीक है ना. अब ये एक अलग बात है कि एक पैसेंजर जा रहा है, वो कह रहा है जी अगर मैं ना पहुंचा ना तो वहां मेरा इतना नुकसान हो जाएगा. तो कहेगा यार भाई मेरे पास रहने दो, किसी और पे चले जाओ, मैं तो इतनी गारंटियां नहीं आपको दे सकता. तो स्पेशल डैमेजेस में तो मेरा भी इख्तियार होगा ना कि मेरा जी करे तो मैं इसे स्पेशल डैमेज बनाऊं, जी करे तो ना बनाऊं. इसलिए लॉ कहता है कि आप स्पेशल डैमेजेस बना लें. स्पेशल डैमेजेस के लिए दोनों पार्टीज का एग्री होना भी जरूरी है ऑब्वियसली. तो अगर मुझे लगे कि यार अच्छा इसके बाद दुनिया में पैसेंजर कोई राही नहीं है तो फिर ही शायद मैं एग्री करूंगा आपके 5.5 लाख रुपया देना भी, कि दुनिया का आखिरी बंदा है और इसकी मेहरबानी है मेरे शिप में जा रहा है. अदरवाइज तो मैं उसे कहूँगा ना कि भाई मतलब कोई स्टूडेंट आए कि सर हम एडमिशन ले रहा हूँ मैं आपके कोर्स में, लेकिन अगर मैं पास ना हुआ तो अगर मैं पास ना हुआ तो मैंने तो फलां मेरा नुकसान हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. अब वो ये क्या बना रहा है सारों को स्पेशल. तो मैं ज़रूर सोचूंगा कि यार ये दुनिया का आखिरी बच्चा तो नहीं जिसे मैं पढ़ा सकता हूँ. मैं तो कहूँगा बेटा यार आप कहीं और से पढ़ लो. ठीक है ना. तो कहने का मतलब है कि स्पेशल डैमेजेस में तो दोनों पार्टीज के पास इख्तियार है ना कि इस पे एग्री करें या ना करें. अच्छा जी, आगे चले जी. और खुदूद हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमारा इस्लामिक उससे नहीं है ना. हाँ तो कोई बात, पाकिस्तान में बाकी जितना कि इस्लाम है ठीक है ना जी. हाँ नहीं होगा, नहीं उसका तो जरूरी है. स्पेशल के लिए इंतहाई जरूरी है कि डिस्क्लोज किया. असल में लॉ डिस्क्लोज क्यों कह रहा है, ये वही वाली इंटेंशन से कह रहा है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यार मैं भी तो सोचूंगा ना कि इस बच्चा अगर इतनी शर्तें लगा रहा है क्लास में पढ़ने से पहले, तो यार ऐसी कौन सी क़यामत आई है कल को मैं जो मुसीबत में पढ़ूँ इसको बताऊँ भाई किसी और से जाके पढ़ लो. ये भी पैसेंजर के सोचे यार अगर इतनी शर्तें इसके साथ हैं तो शिप तो कभी लेट भी हो जाता है, तो यार नहीं भाई ये किसी और उसके साथ चला जाए. ठीक है ना, ये वाली बात हो गई.
जी ठीक है, जो प्राइस डिफरेंस है वो मिल जाएगा, लेकिन ये तो नहीं बताया कि भाई आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो फलां हो जाएगा। ये सारे किस में आ गए, ये तो रिमोट में बात आ गई। हाँ, आप डिस्क्लोज कर देते तो स्पेशल डैमेजेस में आ सकते थे, लेकिन स्पेशल डैमेजेस तो आपने इसको बनाए नहीं थे। अच्छा जी, डैमेज इन quasi contract. When an obligation resembling those created by the contract has been incurred and has not been discharged, यानी quasi contract में कल कितने कॉन्ट्रैक्ट थे? 5, उन पांचों का जिक्र अब हो रहा है। Any person injured by the failure to discover it is entitled to receive the same compensation from the party in default as if such person had contracted to discharge it and has broken his contract. It means that compensation for damage arising from the breach of quasi contract shall be same as in any other contract. लॉ कह रहा है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो हमने बनाया है, जिसकी कल हमने काफ़ी डिटेल में बातें की हैं, वो कह रहा है वो इतना हल्का नहीं है कि आप कहें जी मेरी अब कोई जिम्मेदारी थोड़े है। वो कहते हैं नहीं, उतनी जिम्मेदारी है जितनी आपकी अदर कॉन्ट्रैक्ट में थी। ठीक है, ताकि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का वजन अपनी जगह पर मौजूद रहे। अच्छा जी, क्या है जी? अनवर लीव गुड्स एट सलीम्स हाउस बाय मिस्टेक. Slim treat the goods as his own and consume them. Anwar had to buy the goods from market next day. Slim is liable to pay Anwar the market price paid by Anwar for these goods. ठीक होगी बात जी? Means of remedying the inconvenience. In estimating the loss or damage arising from a breach of contract, the means which exist for remedying the inconvenience caused by non-performance of the contract must be taken into account. It is the duty of the aggrieved party to take all reasonable steps to mitigate the loss caused by the breach, and it cannot claim compensation for the loss which could reasonably have been avoided. क्या मतलब हुआ? वो कह रहा है अगर आपको लगे कि ब्रीच हो रहा है तो बस खुश ना हो कि ठीक है यार अब तो मुझे पैसे मिल ही जाने, ना होने दो जो हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपकी जिम्मेदारी है किसकी? एग्रीव्ड पार्टी की। एग्रीव्ड पार्टी की। एग्रीव्ड पार्टी कौन है? जिसको लॉस हो रहा है, जिसने लॉस क्लेम करना है, इसकी भी जिम्मेदारी है रीजनेबल स्टेप ले टू मिटिगेट द डैमेज। मिटिगेट का मतलब है रिड्यूस करना, रिड्यूस करना, कम करना। लॉस को कम करने की अपनी पूरी कोशिश करेगी। इससे खुश ना हो गया अब तो मुझे तो पैसे मिल ही जाने हैं, तो हो रहा है तो बिस्मिल्लाह जी होता जाए, ऐसा नहीं है। क्लियर होगी बात? मसलन दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जी, किन दो लोगों का? जमाल एंड बिलाल। क्या कॉन्ट्रैक्ट है जी? क्या कॉन्ट्रैक्ट है जी? Bilal contracted to pay 5 lakh to Jamal for procuring new material for a specific order from government. क्या मतलब हुआ? Procuring का मतलब क्या था? परचेज करना, अरेंज करना, प्रोक्योर करना। वो कहता है कोई स्पेशल मटेरियल है जिसको परचेज करने के लिए 5 लाख रुपया उसको सर्विस चार्जेस मिलेंगे। Bilal clearly state that in case order is not fulfilled, he will lose profit of 3 लाख। अगर ऑर्डर पूरा ना हुआ तो 3 लाख का नुकसान हो जाएगा। बिलाल क्लियरली स्टेट्स, क्या मतलब? क्या मतलब? स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, ठीक है ना। जमाल डिड नॉट डिलीवर द रॉ मटेरियल। अगर यहां रुक जाएं तो रिकवर हो सकता है 3 लाख, हो सकता है ना। लेकिन अब देखिए, Bilal could buy the raw material from market for 600,000 but did not do that and file a suit for recovery of special damages of rupees 3 lakh.
5 लाख के उसे कहे थे, 5 लाख की बजाय मटेरियल कितने का अवेलेबल था, लॉस कितना हो रहा था, लेकिन वो इसलिए आराम से बैठा रहा कि भाई मैंने तो बताया हुआ है कि 3 लाख का लॉस होगा। नहीं, एग्रीड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू मिटिगेट द लॉस। मार्केट से खरीद के कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता, ये 1 लाख रुपया नुकसान पूरा कर लेता। सॉरी, मैं सवाल नहीं समझ पाया, दोबारा बोलिए। शोर कितना आ रहा है भाई से? ये उसका मसला है, 6 लाख अरेंज करे, लॉ कह रहा है अरेंज करे, बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं। आपकी एग्रीड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मिटिगेट द लॉस, लॉस को कम करें। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया तब भी आप आराम से नहीं बैठे रहेंगे। मसलन आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है बिल्डिंग की, आग लग गई, आप आराम से बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, जनाब क्या बात है यार, कहता बहुत अच्छा रह गया यार, मैंने इंश्योरेंस करवाई थी, देखा अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे शोले निकल रहे हैं। ला कह रहे हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई, आप अपनी पूरी कोशिश करें, लॉस को रिड्यूस करें, आपने लॉस को मिटिगेट करने की पूरी कोशिश करनी है, फिर जो लॉस होगा वो बाकी का रिकवर करवा दिया जाएगा। बात समझ आ गई है? यही बात लॉ कहने की कोशिश कर रहा है। He can recover only 100,000 as it was duty of Bilal to minimize the damage suffered due to breach and he could do so by procuring the material from the market. अब मार्केट से लेकर ये काम पूरा कर सकते थे, इसलिए इसी के अंदर जब केस स्टडी एग्जामिनर बनाएगा ना तो इस तरह की बातें भी कर देगा, इसी से रिलेटेड ही। कोई भी आपकी बेटा बातें नहीं करें, कोई भी कॉस्ट है, 8 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, जब ब्रीच हो रहा है उस वक्त मार्केट वैल्यू 10 लाख हो चुकी हुई है, ब्रीच हो गया, आप आराम से बैठे हैं और लॉस आप उससे ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं। लॉ कहते हैं नहीं नहीं, ये 2 लाख का लॉस एक्चुअल लॉस है, इससे ऊपर का लॉस तो आप मैनेज कर सकते थे जब मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल थी। अगर तो अवेलेबल नहीं है फिर तो बात ही खत्म होगी ना। आप मिटिगेट जो आप कर सकते हैं वो लॉस आपने मिटिगेट करना है जी, फिर तो ठीक है, फिर तो सारे का सारा लॉस हुआ, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेकर चलेंगे। क्लियर हो गई बात जी? पढ़िए जी। ठीक है ना। अब अगर 7 शॉप मिल रही थी आपको ले लेनी चाहिए थी, अपना रिस्क तो मिटिगेट करना था ना। हाँ, शॉप मिल ही ना रही होती तो फिर ठीक है, फिर उधर जाएंगे। मुराद वही है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करके आराम से बैठ नहीं जाना, आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। अगर लॉस कहीं रिड्यूस हो सकता है तो ये नहीं सोचना कि लॉस तो दूसरी पार्टी का ना, मैं क्यों भागा फिर इसके लिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचना, आपने सारी एफर्ट उसके ऊपर करनी है टू मिटिगेट द लॉस। पार्टी राइटली रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट, क्या मतलब? एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट रिसेंट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अ पर्सन हु राइटली रिसेंट अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज विच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जाहिर है अगर दूसरे को लॉस हो रहा है तो फिर भी आपने कंपनसेट तो करना है। कंपनसेशन वेयर पेनल्टी इज स्टिपुलेटेड। स्टिपुलेटेड का क्या मतलब होता है? मेंशन, स्पेसिफाई, लिखी गई हो, बता दी गई हो, ठीक है ना। द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मे स्टिपुलेट एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन दैट ऑन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ईदर ऑफ देम अ सर्टेन स्पेसिफाइड सम विल बी पेएबल एज डैमेजेस। क्या मतलब? पहले आपने ना कोई एक अमाउंट लिख दी है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैंने पूरा ना किया तो मुझे 5 लाख रुपए की डैमेजेस लगेंगे और अगर आपने पूरा ना किया तो आपको लगेंगे।
अच्छा, ये 5 लाख किसी कैलकुलेशन की बुनियाद पर नहीं है, ऐसे ही पेनल्टी रखी हुई है हमने, ठीक है ना। अब इस सिनेरियो को भी लॉ जो है टेकअप करना चाह रहा है कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो फिर क्या हो रहा होगा। Such a sum may or may not be by way of penalty. जी उसी तरफ जाने लगे। A sum is by way of penalty when it is, क्या मतलब, and disproportionate to the damage likely to occur as a result of breach. यानी नुकसान हो रहा है 100 रुपए का और हमने पेनल्टी में लिखा हुआ है जी 10,000 पे करेंगे, डिसप्रपोर्शनेट है। इसका मतलब है ये डैमेज नहीं है बल्कि क्या है, पेनल्टी है, ठीक है ना, डैमेज नहीं है, पेनल्टी है। द कोर्ट विल अवॉर्ड टू द पार्टी एग्रीड ओनली रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट नेम्ड और पेनल्टी स्टिपुलेटेड, देयरफॉर the amount fixed up at the time of contract regardless of whether it is penalty or not determine only the maximum limit of liability in case of breach of contract। क्या मतलब है इस सारी बात का? वो कह रहे हैं जी आपने लिख दिया जी, हमें नजर आ रहा है कि यार लॉस तो हो रहा है 1,000 रुपए का और आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भाई 50,000 पे करना पड़ेगा अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना किया। वो कह रहा है कि असल में इसका लीगल स्टेटस ये है कि कोर्ट विल डिसाइड कि अब आप कितने पैसे पे करेंगे। मैक्सिमम अमाउंट 50,000 हो सकती है, कोर्ट उससे नीचे कुछ भी डिसाइड कर दे तो आप दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा, बिकॉज ये कौन सा लॉ है, सिविल लॉ है। सिविल लॉ में पेनल्टीज इंपोज करना मकसद नहीं है, डैमेजेस कंट्रोल करवाना मकसद है। लेकिन यहां थोड़ा सा अच्छा, लॉ ने डायरेक्ट ये क्यों नहीं कह दिया कि फिर 1,000 ही देंगे, क्योंकि आप दोनों ने एग्री किया हुआ है। तो लॉ ने अब क्या निकाला, बीच का दरमियान का रास्ता निकाला है कि दोनों बातें रह जाएं। अगर पेनल्टी मैक्सिमम 50,000 हो सकती है, लेकिन कोर्ट विल डिसाइड कि इस सर्कमस्टांसिस में क्या पेनल्टी लगनी चाहिए, सेक्शन 74। अच्छा, अब एक दे नहीं ना रहा, ये इन सारे केसेस में डिसाइड हुए, आप पेनल्टी पे नहीं कर रहे। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, कोर्ट चला जाऊं। जब मैं कोर्ट में गया तो कोर्ट ने देखा यार लॉस तो आपका 1,000 रुपए का हो रहा है, पेनल्टी आपने 50,000 लिखी हुई है, ये क्या हुआ है। तो उसके ऊपर लॉ कह रहा है कि भाई अब जो है आपको ये अमाउंट ऐसे नहीं मिलेगी, ये वाली बात होगी। और अगर मैं प्रूव कर दूं मेरा लॉस ही 50,000 का हुआ है तो लॉस तो हमेशा ही रिकवरेबल है। सिर्फ लॉस में मुझे क्या साबित करना है, डैमेजेस, और कौन से, एज ए डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ ब्रीच मैंने साबित करना है कि एज ए डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ ब्रीच। नहीं, हमने उसमें क्या लिखा है, 50,000 पे करना है। अगर तो दो चीजें लिखी हैं, डैमेजेस पे करने हैं प्लस पेनल्टी 50,000 पे करनी है, तो डैमेजेस तो आपने साबित करने हैं सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में जाके एक बात, क्या, एज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। ये तो मिल जाएंगे, ये क्या है 50 करोड़ भी होंगे तो मिल जाएंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है, दूसरा वकील क्या कोशिश करेगा आके, एक तो बात पे पेनल्टी, दूसरी बात तो कोशिश करेगा, वो कहेगा नहीं नहीं यार ये जो लॉस कह रहे हैं ना ये मिटिगेट कर सकते थे, ये ऑप्शन थी, ये ऑप्शन थी, ये ऑप्शन थी, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप लॉस को मिटिगेट करते। तो जो दूसरी तरफ से वकील आया हुआ होगा वो ये साबित करने की कोशिश करेगा कि आप ये चीजें मिटिगेट कर सकते थे। आपके वकील ने क्या साबित करना है कि दीज आर द लॉसेस विच आर एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ ब्रीच। इसकी बहस चल रही होगी ना सारी की सारी। पेनल्टी जो मर्जी लिख दें, कोर्ट विल डिसाइड सिचुएशन को देखकर, इसका खुलासा ये है। ठीक होगी बात जी। अच्छा जी,
वो कह रहा है यहाँ देखिए, एक लोन लिया, आपस में तय क्या हुआ, 1 मिलियन का लोन है, कैसे पे करना है, 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर किसी भी पेमेंट में आपने डिले किया तो फिर सारी अमाउंट इमीडिएटली ड्यू हो जाएगी, ठीक है ना, फिर पूरी अमाउंट इमीडिएटली ड्यू हो जाएगी। वो कहते हैं ओके डन। वो कहते हैं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हो सकता है? वो कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। दिस स्टिपुलेशन इज नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी, हम उसको पेनल्टी कोई नहीं लगा रहे, कुछ जुर्माना नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं यार सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे बिकॉज आप टर्म्स के ऊपर पूरा नहीं उतरते। ये तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है जो कि एनफोर्स होनी चाहिए। बात समझ आ रही ना? पेनल्टी का तो मतलब है आप फाइनेंशियल कोई बर्डन ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां लॉ इंटरवीन कर रहा है ना, यहां तो आपने फाइनेंशियल बर्डन कोई नहीं ट्रांसफर किया। क्लियर हो गई बात जी? तो ये कहानी खत्म हो गई जी चैप्टर की सारी। इतने छोटी छोटी चीजों का नाम आई कैप ने चैप्टर रखा हुआ है, ठीक है ना, इतनी छोटी छोटी चीजों का नाम आई कैप ने चैप्टर रखा हुआ है। इसलिए भाई ये हमें कोई तकरीबन 1 घंटा लगा इसे एक्सप्लेन करने में, इसे 1 घंटे से ज़्यादा आपको याद करने में भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो साथ के साथ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइन रहेंगी। चैप्टर 10 रह गया। चैप्टर 10 भी कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसी वीक में अल्लाह ने चाहा तो अपना 50% ऑफ द सिलेबस अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिलेबस हो जाएगा मेरा ख्याल है 20, अगर हम सेफली कहें तो 20th के आसपास तक इंशाल्लाह हम कवर कर जाएंगे। उसके बाद टेस्ट नहीं, टेस्ट तो साथ भी चलेंगे ना, हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो कॉन्ट्रैक्ट के टेस्ट लेने शुरू करेंगे इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी जी, यहाँ से आगे चलेंगे इंशाल्लाह।